हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन नंबर 2 ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर, जिसमें हम लोग हड़प्पन कल्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो जो हिस्ट्री है ना ह्यूमन सेटलमेंट की इन इंडिया के अंदर, वो बहुत ही प्री हिस्टोरिक टाइम से चलती आ रही है। अब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं अलग अलग टाइप्स में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री। तो अभी हम बाकी सब में नहीं जाते, अभी हम सिर्फ प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो प्री हिस्टोरिक टाइम वो होता है जहाँ पर क्या है, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि इस टाइम में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे आर्कोलॉजिकल रिमेन्स देखने को मिलते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब इन्हीं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की वजह से हमने पूरी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी है हड़प्पन कल्चर की। ठीक है, क्योंकि कुछ रिटर्न मटेरियल तो है नहीं हमारे पास इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं कि ये जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हम कर रहे हैं, हमारे पास इतना सारा सामान है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास टूल्स हैं, अलग अलग पॉटरी से रिलेटेड सामान है, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हैं, मेटल इम्प्लीमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है जो आर्कोलॉजी की डेवलपमेंट है, ये हमें हेल्प करती है समझने में कि उस टाइम पे हड़प्पन कल्चर में और भी पुरानी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामियन हो गई, उनमें किस तरीके से लोग सर्वाइव करते थे, उनका क्या कल्चर, ट्रेडिशन, सोच, ये सब क्या थी। इन इंडिया प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, मेटल एज। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पैलियोलिथिक एज, फिर आता है हमारे पास मीसोलिथिक एज, फिर आता है हमारे पास नियोलिथिक एज। ठीक है, तो सबसे पहले पैलियोलिथिक, देन मीसोलिथिक एंड देन हमारे पास आता है नियोलिथिक। सो पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, पुराना, यानी कि ओल्ड। सो पी से पुराना और पी से पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज। मीसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज, मामा। और न्यूलिथिक, न्यू का मतलब भी क्या होता है, न्यू। सो न्यू स्टोन एज मतलब न्यूलिथिक, मिडिल स्टोन एज मतलब मीसोलिथिक और पुराना स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, दैट मीन्स पैलियोलिथिक। सो ये हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिवाइड किया है 3 भागों में, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। और फिर हमारे पास चौथी स्टेज आती है मेटल एज। हाउएवर ये जो पीरियड्स हैं, दे वर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डेटिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड इस, अब हमें पता कैसे चलता है कि किस तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं कि ये जो चीज़ है ये प्री हिस्टोरिक टाइम की है, या ये जो चीज़ है ये बाद की है, पहले की है। तो इसके लिए हम लोग साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जो है, ये एक प्रकार की क्या है, साइंटिफिक टेक्निक है टू नो जो भी चीज़ हमारे पास है वो किस टाइम एरा से बिलोंग करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन मेजरिंग द लॉस ऑफ द कार्बन इन एन ऑर्गेनिक मटेरियल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एक ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, वो जिसके अंदर कार्बन की प्रेजेंस होती है। वक्त के साथ साथ एक चीज़ के अंदर कार्बन की कमी होती है, और कितना कार्बन किसी चीज़ के अंदर बचा है उसी से हम पता लगाते थे कि वो चीज़ कितनी पुरानी है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह को पता लगाने के लिए कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। अनदर डेटिंग मेथड इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो पहला मेथड हमने क्या पढ़ा जी, पहला मेथड हमारा था रेडियो कार्बन डेटिंग। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इट रेफर्स टू द मेथड जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक हमारे पास एक पेड़ है, अरे ये तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया, मोटा पेड़। सो जैसे हमारे पास क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग ट्री रिंग्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्री रिंग्स होते हैं। ठीक है, सो उनको काउंट करके कोई ऐसा सिस्टम होता है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने का नहीं है। सो उसकी हेल्प से, कि ट्री रिंग्स की हेल्प से उसके अंदर नंबर्स को काउंट करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो कितनी चीज़ पुरानी है, या जैसे भी कंक्लूजन उनका निकलता है सर्च करके, एनालाइज करके। सो जब ट्री रिंग्स का, वुड्स का, इसका यूज़ किया जाता हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उस टेक्निक को, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पास एक प्यारा सा मैप है जिसके अंदर प्री हिस्ट्री इंडिया को बताया गया है। जैसे ये यहाँ पर क्या है, इंडस रिवर। ठीक है, ये यहाँ पर पंजाब, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये रूबर है, ये शायद रोपड़ को डिपिक्ट करता है, एग्जैक्टली आई गेस तो रोपड़। नेक्स्ट है ये यहाँ पर कालीबंगन। ठीक है, ये मोहनजोदारो, दिस इज़ लोथल। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं। इनमें से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जैसे कि मोहनजोदारो, लोथल और सिसुपलगढ़ और ये ऐसे मस्की, 4 दे दिए हमको, पूछ लिया कि भाई इनमें से कितने जो हैं वो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं। तो हम तो सोचते रह जाएंगे कितने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो अब हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि सिसुपलगढ़ भी एक प्री हिस्टोरिक साइट है, मस्की भी एक प्री हिस्टोरिक साइट है, मोहनजोदाड़ो भी प्री हिस्टोरिक साइट है, कालीबंगन भी एक प्री हिस्टोरिक साइट है, लोथल जो गुजरात में है वो भी एक प्री हिस्टोरिक साइट है, पल्लावरम भी प्री हिस्टोरिक साइट है। प्री हिस्टोरिक साइट्स मतलब वो जो कि रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, हम इनको आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, जो भी आर्कोलॉजी मटेरियल होता है उनके थ्रू एनालाइज करते हैं। 2 मेथड्स हमने पढ़े आर्कोलॉजिकल के। सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दूसरा हमने पढ़ा कार्बन डेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। सो पैलियोलिथिक मतलब पुराना, पुराना मतलब ओल्ड। सो ओल्ड स्टोन एज को हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक। ठीक है, सो ओल्ड स्टोन एज साइट्स दे आर वाइडली फाउंड इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो साइट्स होती है ना, ये जनरली लोकेटेड होती है नियर द वाटर सोर्सेज।
सो ये जो एक एक लाइन है ना, इनको स्टेटमेंट बना दिया जाता है अलग अलग एग्जाम में। जैसे कि पहली स्टेटमेंट आ गई कि क्या जो पैलेलिथिक साइट्स होती हैं वो ज़्यादातर वाटर सोर्सेज के पास लोकेटेड होती है, तो हाँ ये ज़्यादातर वाटर सोर्सेज के पास लोकेटेड होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे रॉक शेल्टर्स और केव्स होते हैं, दे आर यूज्ड बाय द पैलेलिथिक पीपल, ठीक है, विच आर ऑल्सो स्कैटर्ड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। तो यानी कि जो लोग पैलेलिथिक एज से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रॉक शेल्टर्स का यूज़ करते थे, गुफाओं का यूज़ करते थे, ठीक है। इसके अलावा वो वाटर सोर्सेज के पास भी रहते थे। फिर दे ऑल्सो लिव्ड रेयरली इन द हट्स मेड ऑफ लीव्स, ठीक है। चलो कुछ लोग जो थे जो पानी पे भी रहना पसंद नहीं करते थे, गुफाओं में भी नहीं, रॉक शेल्टर्स में भी नहीं, तो वो चलो हम लोग पेड़ के नीचे रह लेते हैं, ठीक है, हट्स बना के पत्तों की। तो ये मोस्टली क्या थे उनके इलाके थे कि वो कहाँ कहाँ रहते थे। तो पहला क्या था उनका इलाका, पानी के पास। दूसरा क्या है, रॉक शेल्टर्स और केव्स। तीसरा क्या है, अपना कोई एक झोपड़ी बना ली पत्तों की। नेक्स्ट, सम ऑफ द फेमस साइट्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज इन इंडिया आर। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी ओल्ड स्टोन एज है इंडिया में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास सोन वैली और पोटवार प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये अपने पास इंडिया हो गया। सो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इलाके पे एक तो हम थोड़ा इसको सही कर देते हैं। तो ये हमारे पास इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर नॉर्थ वेस्ट इलाके के अंदर कौन सी है, सोन वैली लोकेटेड है और पोटवार प्लेट्यू लोकेटेड है। फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर जो शिवालिक हिल्स है वहाँ पर इसके जो है रिमेन्स मिलते हैं, किसके, पैलेलिथिक एज के। फिर आता है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश के अंदर है। आदमगढ़ हिल्स कहाँ पर है, नर्मदा वैली के अंदर है। आदमगढ़ हिल्स कहाँ पर है, नर्मदा वैली के अंदर है। आदमगढ़ साउंड लाइक आदमी, ठीक है, नर्मदा। नेक्स्ट आता है अपने पास कुरनूल कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर है अतिरामपक्कम नियर चेन्नई, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे रेयर बनते हैं, जैसे हम जब पूछ लो भीमबेटका जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, ठीक है। आदमगढ़ हिल्स कहाँ पे है, नर्मदा वैली। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि हमें 4-5 साइट दे दी, उनमें से हमें पिकअप करना है पैलेलिथिक कौन सी है, मीजोलिथिक कौन सी है, नियोलिथिक कौन सी है। तो हमें वैसे बताना चाहिए कि भाई जो भीमबेटका अभी हमने पढ़ा जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो एक पैलेलिथिक साइट है। आदमगढ़ जो हमने पढ़ा नर्मदा के अंदर है वो एक पैलेलिथिक साइट है। हमने पढ़ा कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है वो एक पैलेलिथिक साइट है। हमने पढ़ा आतिरापकम जो कि चेन्नई के पास है वो भी एक पैलेलिथिक साइट है। सोन वैली, पोटवार प्लेट्यू जो हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर वो भी क्या है, एक पैलेलिथिक साइट है, ठीक है। आती है हमारे पास एक छोटी सी क्विज। तो हमें बताना है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पैलेलिथिक की कौन सी साइट है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, सोन वैली और पोटवार वैली। सोन वैली और पोटवार प्लेट्यू, वैली नहीं प्लेट्यू। नेक्स्ट है नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन सी हिल्स के अंदर पैलेलिथिक साइट है, तो अपना आंसर आएगा शिवालिक हिल्स। फिर है मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी पैलेलिथिक साइट है, अपना आंसर आएगा भीमबेटका। फिर है कि नर्मदा वैली के अंदर कौन सी साइट है, ट्राई टू रिकॉल नर्मदा वैली के अंदर कौन सी साइट है किसकी, भीमबेटका की। तो हमारा इसका आंसर आएगा आदमगढ़ हिल्स। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी है, कुरनूल। और चेन्नई के अंदर कौन सी है, चेन्नई के अंदर आएगी अपने पास कुछ आदमी पक्कम अटारी, अच्छा ठीक है, अटीरा पक्कम है, ठीक है। सो अटीरापक्कम है इस तरीके की, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलेलिथिक एज के अंदर, पुरानी स्टोन एज के अंदर फूड जो था इट वाज ऑब्टेन्ड बाय हंटिंग एनिमल्स। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमने पढ़ा सबसे पहले कि वो कहाँ रहते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमारा क्या था कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। वो पेड़ के नीचे रहते हैं, झोपड़ी बना के पत्तों की, केव्स के अंदर रहते हैं, रॉक शेल्टर के अंदर रहते हैं, पानी के पास रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि उनकी साइट्स हमें कहाँ कहाँ पर मिली, उनके जो अवशेष हैं कहाँ कहाँ पर मिले हमें, साइट्स कौन कौन सी थी, ये सारी हमने साइट्स पढ़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे डील करता है कि वो खाते क्या थे। तो इस नेक्स्ट लाइन में हमें बताया गया कि वो खाते क्या थे। पिज़्ज़ा बर्गर तो नहीं खाते थे वो, राइट। सो वो खाते क्या थे, वो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, ठीक है। तो दे ऑब्टेन फूड बाय हंटिंग एनिमल्स, ठीक है, गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। देयरफॉर दीज पीपल दे आर कॉल्ड एज हंटर गैदरर्स। सो इनको हंटर गैदरर कहते थे क्योंकि हंटिंग करते थे, फूड को गैदर करते थे, पेड़ से तोड़ तोड़ के खाते थे। दे यूज स्टोन टूल्स। फिर ये क्या यूज़ करते थे, फिर आते हैं कि ये किस प्रकार के टूल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। तो हम बताएंगे कि ये स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। हैंड साइज छोटे छोटे थे, कोई इतने बड़े नहीं होते थे। इसके अलावा फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स, ठीक है, कि हैंड साइज का भी यूज़ करते थे। इसके अलावा कुछ बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए, क्योंकि छोटे पत्थर से तो कैसे हंट करेंगे, राइट। तो स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक नोन एज क्वार्टसाइट। अब अगला प्रश्न आता है कि पैलेलिथिक एज के अंदर जो पत्थर होते थे जो वो यूज़ करते थे वो कौन से स्टोन का होता था, मोस्टली कौन सा टाइप था। तो हमारा इसका आंसर आएगा क्वार्टसाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और अगर ऐसे उन्हें बड़े बड़े पत्थर चाहिए होते थे तो वो कहाँ से निकालते थे, रिवर टेरेसेस से निकालते थे। कहाँ से, रिवर टेरेसेस से। फिर जो हंटिंग है लार्ज एनिमल्स की, वुड हैव रिक्वायर्ड द कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल विद लार्ज नॉलेज। वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द नॉलेज एंड द लैंग्वेज, द वे ऑफ द लाइफ बिकम मॉडिफाइड विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंस दे हैव मीट टू देम। तो इसमें बेसिकली कुछ काम करनी है, मेन हमें ये याद रखना है उनके जो पत्थर थे वो कैसे थे,
क्वार्टसाइट के बने होते थे, ठीक है, क्वार्टसाइट के बने होते थे, कुछ छोटे थे हैंड साइड टू, कुछ बड़े पेबल्स थे हंटिंग करने के लिए, मोस्टली रिवर के जो नीचे से होते थे वो निकाल लेते थे, ठीक है, ये इस तरीके के उनके जो टूल्स थे वो दिखते थे। नेक्स्ट आता है अपने पास फ्यू स्टोन एज पेंटिंग्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन द रॉक्स एट भीमबेटका एंड अदर प्लेसेस। द पीरियड बिटवीन 10,000 BC इज असाइन टू द ओल्ड स्टेज। द पीरियड बिफोर 10,000 BC यानी कि 10,000 BC के पहले का जो टाइम था वो हम लोग कहते हैं भीमबेटका, वो हम लोग कहते हैं क्या चीज़, पैलेलिथिक एज। यहाँ पर एक चीज़ क्या दे रखी है भीमबेटका की कि पेंटिंग्स, सो स्टोन, ओल्ड स्टोन एज जो पेंटिंग्स हैं वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, भीमबेटका की कुछ केव्स हैं, दीवारें हैं, वहाँ पर हमें ओल्ड स्टोन एज की पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलती है, भीमबेटका के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अभी तक हमने क्या पढ़ा पैलेलिथिक एज में, पूरा एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर कि वो कहाँ रहते थे। सो पैलेलिथिक एज के लोग कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे कहाँ पर, वाटर के पास, रॉक शेल्टर, केव, सबकॉन्टिनेंट। फिर आता है कि उनके कहाँ मेजर साइट मिले हमें, सोन, पोर्टपार, प्लेट्यू, भीमबेटका, ठीक है, और फिर एक अटीराम्पकम, ठीक है, अटीरम्पकम्प, कुरनूल, आदमगढ़ हिल्स, शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्या खाते थे वो, हंटर गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। स्टोन टूल्स कैसे थे, हैंड साइज थे, क्वार्टसाइट के बने होते थे। हंटिंग ऑफ लार्ज एनिमल्स वुड हैव रिक्वायर्ड कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल विद लार्ज स्टोन एज, वी हैव लिटिल नॉलेज। एक यहाँ पर एक और लाइन है कि वो जो हंटिंग गैदरिंग थे अकेले नहीं करते थे, कंबाइंड एफर्ट ग्रुप में जाके करते थे, बिकॉज अकेले करना मुश्किल होता था। नेक्स्ट आता है अपने पास मीजोलिथिक और मिडिल एज। सो मीजोलिथिक कब आता है, पैलेलिथिक के बाद और न्यूलिथिक से पहले, ठीक है, वाओ। मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एज मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, जो कि 10,000 BC से 6,000 BC। तो अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि जो पैलेलिथिक एज है वो कब आता है, 10,000 BC से पहले का टाइम। सो 10,000 के बाद से लेकर 6,000 BC तक का टाइम कौन सा होता है, मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज होता है। तो सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक का टाइम कौन सा होता है, मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। ये ट्रांजिशनल फेज था बिटवीन द पैलेलिथिक और नियोलिथिक एज का जो टाइम था उसको हम मीजोलिथिक कहते हैं। मीजोलिथिक रिमेन्स जो हैं ये आर फाउंड इन लानगंज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश। तो आदमगढ़ हिल्स हमने पढ़ा, ठीक है, आदमगढ़ हिल्स हमने पढ़ा था अभी। आदमगढ़ हिल्स का है, नर्मदा वैली के अंदर है, और यहाँ पर भी हमें पैलेलिथिक के साथ साथ मीजोलिथिक के भी कुछ साइट्स जो हैं मिली थी। सो आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, कुछ राजस्थान के प्लेसेस, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जहाँ पे हमें मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज मिला। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुजरात के अंदर एक साइट है लानगंज, लानगंज साइट है, कौन सी साइट है, लानगंज साइट है। सो जो लानगंज साइट है गुजरात के अंदर वो कौन सी साइट से बिलोंग करते हैं, तो हमारा इसका आंसर आएगा मीजोलिथिक। सो लानगंज साइट इन गुजरात इज रिलेटेड टू मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज। इसके अलावा आदमगढ़, ये दोनों से रिलेटेड है, ठीक है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर मीजोलिथिक के अवशेष हमें मिले हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास, फिर आते हैं कि ये जो हमने अभी साइट पढ़ी, अलग अलग लोकेशन पढ़ी, यहाँ पर हमें ना कुछ पेंटिंग्स और कुछ इस तरीके के सामान मिला है जिससे हमें वहाँ की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलता है कि जो मीजोलिथिक पीपल है वो किस तरीके से रहते थे। इन द साइट्स ऑफ मीजोलिथिक एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोन टूल इज फाउंड। देयर आर टाइनी स्टोन आर्टिकल ऑफन नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज एंड देयरफॉर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है मीजोलिथिक का कि यहाँ पे जो पत्थर के यूज़ थे ना थोड़े अलग थे। पत्थर को हम लोग यहाँ के पे जो पत्थर थे ना, जो मीजोलिथिक एज के पत्थर हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ्स, क्योंकि इनका साइज़ बहुत ज़्यादा टाइनी था, ठीक है, और इनका साइज़ मोस्टली 5 सेंटीमीटर से छोटा था, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता था, 5 सेंटीमीटर तक इनका साइज़ रहता था। इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर कि जो माइक्रोलिथ्स हैं ये कौन सी एज से एसोसिएटेड है, तो हमारा इसका आएगा M फॉर माइक्रोलिथ्स एंड M फॉर मीजोलिथिक, M फॉर मिडिल एज स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास कि द हंटिंग गैदरिंग पैटर्न ऑफ द लाइफ कंटिन्यू ड्यूरिंग द टाइम। तो यहाँ पर भी हंटिंग गैदरिंग करके खाते थे ये लोग। हाउएवर देयर सीम्स टू हैव अ शिफ्ट फ्रॉम द बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल। अब यहाँ पर हमें एक शिफ्ट देखने को मिला कि पहले पैलेलिथिक के अंदर क्या थे, बड़े बड़े जानवरों को क्या थे, ये लोग खाते थे, बिग एनिमल्स को, लेकिन अब छोटे एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब माइक्रोलिथ्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे एनिमल्स, ठीक है। सो इस तरीके से फिर यूज़ ऑफ बो एंड एरो ऑल्सो बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कौन सी ऐसी एज थी जिसमें कि बो एंड एरो का यूज़ स्टार्ट हुआ, तो हमारा आंसर आएगा M फॉर मीजोलिथिक, ठीक है। और छोटे पत्थरों का आविष्कार कब से हुआ, मीजोलिथिक। इसके अलावा छोटे एनिमल्स का हंटिंग किस एज में स्टार्ट हुई, मीजोलिथिक। इसके अलावा और पढ़ते चलो, ऑल्सो देयर बिगन अ टेंडेंसी टू सेटल फॉर लॉन्गर पीरियड्स इन एन एरिया।
कि पहली एज में क्या होता था कि एक जगह पे रखे फिर चले गए, एक जगह पे रुके चले गए, बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए रुकते थे। यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्गर डिस्टेंस तक वो रुकने लगे, लॉन्गर समय के लिए, ठीक है। सो देयर वी कंटिन्यूसली सेटल फॉर अ लॉन्गर टाइम इन एन एरिया, देयरफॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर, प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्टेड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़े थोड़े लेवल पर हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह उगाने की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई, नॉट ऑन अ बिग स्केल बट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। नेक्स्ट आता है अपने पास एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुई। फिर आता है एनिमल बोन्स दैट फाउंड इन दिस साइट एंड दिस इंक्लूड डॉग, डियर, बोर, ओस्ट्रिच, ठीक है। हमें कैसे पता कि इसी एज के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुई थी? तो इसका भी हमारे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि डॉग, डियर, बोर, ओस्ट्रिच ऐसे जानवरों की जो बोन्स हैं वो हमें यहाँ की साइट से बरामद हुई हैं। ओकेजनली ब्यूरोज ऑफ दैट अलॉन्ग विद सम माइक्रोलिथ सेल्स सीम्स टू हैव बीन प्रैक्टिस। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, हॉर्टिकल्चर, प्रिमिटिव कल्टिवेशन स्टार्टेड, एनिमल बोन्स देर आल्सो फाउंड इन दिस साइट्स, दिस इंक्लूड डॉग, डियर, बोर, ओस्ट्रिच, ओकेजनली ब्यूरोज ऑफ द डेड अलॉन्ग विद सम माइक्रोलिथ इज आल्सो बीन फाउंड। सो ये हमारे पास हो गई भाई हमारी पूरी छोटी सी मीजोलिथिक एज। सो फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर ये एज कब से कब तक है, तो हमने बताया 10,000 से पहले की पैलेलिथिक, 10,000 से 6,000 तक की हमारे पास आएगी मीजोलिथिक। फिर हमने बताया यहाँ पर सबसे अलग चीज़ क्या हुई, छोटे जानवरों को हंट करना स्टार्ट किया, छोटे पत्थरों का यूज़ करना स्टार्ट किया जिनका साइज़ 5 सेंटीमीटर से छोटा होता था, माइक्रोलिथ जिसे हम कहते हैं, नाम दिया हमने माइक्रोलिथ। इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिकेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ, डियर, बोर, ऑस्ट्रिच, इन सब की जानवरों की जो बोन्स है हमें बरामद हुई अलग अलग साइड से। तो हमने उससे अंदाज़ा लगाया कि हाँ भाई ये लोग जो है एक वक्त पे एक समय एक जगह पर ज़्यादा समय तक रुकना इन्होंने चालू कर दिया था। नेक्स्ट आता है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है भाई, गुजरात के अंदर लालगंज नामक एक स्थान है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा आदमगढ़ हो गई और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में कुछ हो गए। इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग्स भी मिलती है इस ज़माने की, हाँ जी मिलती है, जो कि यहाँ की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक डन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बस नियोलिथिक एज। सो एक बार एक और फटाफट से पढ़िए। सो 10,000 BC है, इससे पहले का अपना क्या था, पैलेलिथिक। 10,000 से 6,000 तक का कौन सा है, मीजोलिथिक। 6,000 से 4,000 तक का कौन सा आएगा अपना, न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक। सो रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द इज नोटिस्ड इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द न्यूलिथिक एज। ये जो है 6,000 BC से 4,000 BC तक का रहा। इसके अंदर हमारे पास आएगी इंपॉर्टेंट साइट, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट साइट इसकी कौन सी आती है, कश्मीर वैली। तो हमने कश्मीर का के लिख लिया। फिर आता है बेलन वैली, बेलन वैली यूपी के अंदर है, तो हमने बेलन वैली का बी लिख लिया। फिर आता है चीरंद इन द बिहार, तो हमने ची लिख लिया। नेक्स्ट आता है अपने पास सेवरल प्लेसेस ऑफ डेक्कन, ठीक है। सो हमारे पास एक मीजोलिथिक की न्यूलिथिक की एक ट्रिक है छोटी सी कि कब चाय दूँ। सो क का मतलब क्या हो गया अपने पास, कश्मीर वैली। चाय का क्या हो गया अपने पास, चीरंद इन बिहार। ब का क्या हो गया अपने पास, बेलन वैली जो कि यूपी के अंदर है। और दू का द से डेक्कन, डी से डेक्कन आ जाएगा अपना, ठीक है। सो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि कब से कब तक थी, इसका टाइम पीरियड हमने पढ़ा 6,000 से 4,000 BC तक का था इसका। नेक्स्ट आता है अपने पास कि ये जो है कहाँ कहाँ पर इसकी साइट्स मिलती है। हमने इसके अंदर एक छोटी सी एक ट्रिक सी बनाई है, इस ट्रिक सी बनाई है। सबसे पहली है कि कब चाय दूँ। सो क का मतलब कश्मीर वैली, ब का मतलब बेलन वैली यूपी, क ब हो गया। फिर आता है चाय, सो च का चाय का च लेना है, च चीरंद वैली कहाँ पर है, चीरंद वैली बिहार के अंदर है। चीरंद वैली नहीं है, चीरंद एक जगह है सिंपल। सो चीरंद इन बिहार। और नेक्स्ट आता है अपने पास डेक्कन। सो ये क्या है, ये कुछ इलाके हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं न्यू स्टोन एज को। नेक्स्ट आता है अपने पास द इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट एक्सकवेटेड इन द साउथ इंडिया आर मस्की। इसके अलावा हमारे पास आता है साउथ इंडिया के अंदर मस्की हो गया, मतलब डेक्कन के ही अंदर साउथ इंडिया के अंदर बढ़िया बढ़िया साइट्स हमें मिली है न्यूलिथिक स्टेट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, हल्लूर हो गया, कोडेक्काल हो गया कर्नाटका के अंदर, पय्यमपल्ली हो गया, उतनूर हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मैप पढ़ा था, जैसे यहाँ पर मस्की था, हमने पढ़ा आनंदपुर, पल्लवरम, ठीक है। सो ये सारी क्या है, साइट्स है साउथ इंडिया के अंदर जो कि न्यूलिथिक से रिलेट करती हैं। सो हम एक बार अगर पढ़ें तो मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, ये 4 जगह तो कहाँ की है, कर्नाटका की है, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर कौन सी जगह है, पय्यमपल्ली। तो अगर हम फटाफट से इसका एक क्वेश्चन करें, ठीक है। सो हम इसको क्वेश्चन से करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं, पहले मेरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के अंदर हमें कौन सी जगह पर साइट मिली है जो कि एसोसिएटेड है न्यूलिथिक एज से। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, पय्यमपल्ली। हमारा इसका आंसर क्या आएगा,
पय्यमपली। तो पहला क्वेश्चन डन कि तमिलनाडु में न्यूलिथिक साइट की कौन सी साइट है, न्यूलिथिक एज की कौन सी साइट है, तो पय्यमपली तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट आता है कि कर्नाटका के अंदर कौन कौन सी साइट है, तो हम बताएंगे मस्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडेकल है। दूसरा क्वेश्चन डन। फिर हम लोग बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी एक जगह है जहाँ पर हमें क्या मिली है, साइट मिली है। सो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी एक जगह है जहाँ पर हमें साइट मिली है, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, उतनूर। ठीक है, उतनूर या उतनूर, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी ऑफ दीज प्लेसेस, बट स्टिल हम लोग उसको उतनूर मान के चलते हैं। ठीक है, सो उतनूर क्या हो गया अपने पास, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ये हमारे पास आता है सबसे पहले मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, ठीक है, पय्यमपली, उतनूर। ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। कहाँ की इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, न्यूलिथिक साइट की। नेक्स्ट आता है चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर। तो अभी हमने पढ़ा कब था, फिर हमने पढ़ा कहाँ पर साइट्स थी। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है कि क्या इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बताते हैं कि द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ द एग्रीकल्चर, कि यहाँ से हमने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी, हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट किया, हमने स्टोन टूल्स की जो पॉलिशिंग करनी स्टार्ट करी, हमने पोल्ट्री का मैन्युफैक्चर किया। इनफैक्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द एमरजेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन सेडेंट्री लाइफ। सो ये जो एज थी न्यूलिथिक है, जब हम सेडेंट्री लाइफ जीना स्टार्ट कर गए थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर नहीं बल्कि एक ही जगह पर रह के हम लोगों ने क्या किया, अपना जीवन बसाना प्रारंभ किया। सो द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर इज प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने शुरू किया, पोल्ट्री का इन्वेस्टिगेशन हमने किया, मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट किया। इसके अलावा पॉलिशिंग ऑफ, किसकी पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स, पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स भी हमने स्टार्ट किया। इनफैक्ट द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कौन सी एज के अंदर हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, न्यूलिथिक। कौन सी एज के अंदर हमने सेडेंट्री लाइफ जीना स्टार्ट किया, न्यूलिथिक। कौन सी एज के अंदर हमने जो है क्या स्टार्ट किया, हमने जो है पोल्ट्री का इन्वेंशन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया। सो हमारा इसका आंसर आएगा न्यूलिथिक। नेक्स्ट आते हैं वाज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड। तो कौन सी एज के अंदर जो थे हमारे जो स्टोन्स थे वो पॉलिशिंग करना हमने शुरू किया, तो स्टोन टूल्स अपना आंसर आएगा। स्टोन टूल्स दे वर नाउ बीइंग पॉलिश्ड। नेक्स्ट आता है जो पॉलिश्ड एक्सिस दे वर फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव टूल्स फॉर हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज, क्योंकि अब वो चीज़ पॉलिश हो चुकी है तो वो एक बढ़िया टूल के तौर पे, इफेक्टिव टूल के तौर पे जो है उभर के निकला। ठीक है, मड ब्रिक हाउसेज दे वर बिल्ड इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स, कि पहले बनती थी झोपड़ियाँ पत्तों की और अब वो रिप्लेस हो चुकी हैं मड ब्रिक से। व्हील्स दे आर यूज टू मेक पॉटरी, सो व्हील्स का यूज़ हुआ, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, पॉटरी का जो है इस्तेमाल शुरू हुआ, पॉटरी वॉज यूज फॉर कुकिंग। अब बर्तन आ गए, पॉटरी मतलब बर्तन, घड़े, मटके, पतीले, टोपिए, सब कुछ। सो पॉटरी वगैरह से क्या हुआ, कुकिंग वगैरह स्टार्ट हुई। ठीक है, फूड ग्रेन्स को हम लोगों ने स्टोर करना स्टार्ट किया। फिर आते हैं लार्ज जर्न्स फॉर यूज एज द कॉफिन, सो बड़े बड़े डिब्बों को कॉफिन्स के तौर पे यूज़ किया जाने लगा फॉर द ब्यूरल्स ऑफ द डेड। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कब से कॉफिन्स जो हैं लार्ज जर्न्स का यूज़ किया जाने लगा फॉर द ब्यूरल्स ऑफ द डेथ, तो हमारे इसका आंसर आएगा न्यूलिथिक एज के अंदर। देयर वाज आल्सो इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर, वीट, बार्ले, राइस, मिलेट वर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट प्लेसेज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। सो कौन सी मोस्टली स्टार्टिंग में कौन सी 4 क्रॉप्स आई थी, तो हम बताएंगे वीट, फिर हमने बताया बार्ली, राइस एंड देन मिलेट। नेक्स्ट आता है राइस कल्टिवेशन वाज एक्सटेंसिव इन द ईस्टर्न इंडिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोट्स, कैटल वाज वाइडली प्रेमिनेंट, कैटल वर यूज्ड फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर ट्रांसपोर्ट। द पीपल ऑफ द इतना ग्रोज क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड। सो इसमें हम बताएंगे कि यहाँ के जो लोग थे वो क्या कपड़े पहनते थे। यहाँ के लोगों ने कॉटन और वूल के कपड़े पहनना शुरू किए, केटल्स का यूज़ किया जाने लगा कल्टीवेशन में, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में। डोमेस्टिकेशन ऑफ किसका, जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा, शिप, गोट और केटल का। राइस कल्टीवेशन वाज एक्सटेंसिव इन द राइस कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी, एक्सटेंसिव रूप में होने लगी ईस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर असम वगैरह साइड पे। सो कहाँ पर ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी है न्यूलिथिक से एसोसिएटेड। नेक्स्ट आता है अपने पास मेटल एज। ठीक है, सो एक बार फटाफट से हम एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूलिथिक में हमने पढ़ा 6000 से 4000 तक का था। यहाँ पर मेजर साइट्स की बात करें तो हमने बोला कब चाय दूँ, सो कैसे कश्मीर वैली, बेलन वैली इन यूपी, चीरन बिहार, डेक्कन हो गया है। डेक्कन के अंदर हमने अलग अलग बताया भाई, कर्नाटका के अंदर कोडेकल हो गया, मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर हो गया, पय्यमपली तमिलनाडु के अंदर, उतनूर हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। हमने बताया यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन हुई, स्टोन्स टूल्स पॉलिशिंग स्टार्ट हुई, पॉटरी का इन्वेंशन वगैरह हुआ, फिर सेडेंट्री लाइफ हमने जीना स्टार्ट किया, कैटल्स वगैरह का यूज़ किया, राइस कल्टिवेशन करी, शिप, गोट्स, कैटल को इन्फेक्शन जो है इनका
का डोमेस्टिकेशन किया, कॉटन वूल के कपड़े पहने। फिर आता है पॉलिश टेक्सटिल्स का यूज़ किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस एज के अंदर हमने स्टोन टूल्स की पॉलिशिंग स्टार्ट करी, न्यूलिथिक एज के अंदर। हमने जो है झोपड़ी से हम लोग मड ब्रिक से घरों में आ गए, व्हील्स का यूज़ किया जाने लगा, पोट्री का यूज़ किया जाने लगा, लार्ज एंड सिवर यूज एज कॉफिन्स। कौन सी एज के अंदर? न्यूलिथिक एज के अंदर। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक जो कि मेटल एज। सो 3 एजेस हमने जो सेम थी, पैरालिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, तीनों कर ली। नेक्स्ट आता है अपने पास मेटल एज। सो न्यूलिथिक एज के बाद आता है अपने पास चैल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन पीरियड, व्हेन द कॉपर एंड ब्रॉन्ज केम टू बी यूज्ड। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल और क्राफ्टिंग मेटल आर्टिफैक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। कि न्यूलिथिक पीरियड के बाद जहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन्स का यूज़ किया जाता था, उसके बाद स्टार्ट हुआ चैल्कोलिथिक टाइम का। चैल्कोलिथिक जिसको हम लोग कॉपर स्टोन एज कहते हैं, जब हमने कॉपर का, ब्रॉन्ज का यूज़ करने लगे। तो व्हाट वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय द ह्यूमंस एंशिएंट टाइम्स? दैट वाज कॉपर। नेक्स्ट आता है द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल और क्राफ्टिंग मेटल्स। ये क्या है? इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना जाता है कि जब से हमने मेटल्स को पिघलाना स्टार्ट किया, उनका आर्टिफैक्ट्स जिनकी उनसे चीज़ें बनानी स्टार्ट करी, तो वो भी हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या थी? डेवलपमेंट थी। बट द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स वॉज नॉट गिवन अप। ऐसा नहीं कि अब मेटल आ गया तो हम पत्थरों को भूल गए, हमने दोनों का यूज़ करना स्टार्ट किया। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स कंटिन्यू टू बी एन एसेंशियल आइटम। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एक ह्यूमन की लाइफ में। नेक्स्ट आते हैं पीपल दे बिगन टू ट्रैवल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस टू ऑब्टेन मेटल और दिस लेड टू नेटवर्क ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर्स एंड चैल्कोलिथिक कल्चर वर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो अब मेटल को प्राप्त करने के लिए क्या होता था कि जो लोग थे वो अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना उन्होंने स्टार्ट किया। चैल्कोलिथिक कल्चर्स, ठीक है, चैल्कोलिथिक कल्चर्स इमर्ज हुए, अलग अलग चैल्कोलिथिक साइट्स जो है वो इमर्ज हुई। सो अब हमारे चैल्कोलिथिक कल्चर के अंदर आता है हड़प्पन कल्चर। सो हड़प्पन कल्चर जो है ये किसके अंदर आता है? ये आता है अपना चैल्कोलिथिक कल्चर के अंदर, जहाँ पर हमने कॉपर, ब्रॉन्ज इन सब का यूज़ किया, मेटल स्मेल्टिंग की टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया। साउथ इंडिया के अंदर द रिवर वैलीज ऑफ गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा, पेन्नार, कावेरी, दे वर सेटल्ड बाय द फार्मिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम। सो ये टाइम कौन सा टाइम? चैल्कोलिथिक एज वाला टाइम, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो एसोसिएटेड है वो वाला टाइम। तो उस टाइम पे अलग अलग फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं, फार्मिंग कम्युनिटीज़ डेवलप हुई रिवर्स वैलीज़ के साइड में। कौन सी रिवर्स? कावेरी, गोदावरी, तुंगाभद्रा, कृष्णा, ये सब रिवर्स। ऑल्सो दे वर नॉट यूजिंग मेटल्स इन द बिगनिंग ऑफ द मेटल एज। देयर इज एविडेंस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स बाय द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम BC। सेवरल ब्रॉन्ज कॉपर ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं। ठीक है, पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। सो अब हमने पढ़ा पय्यमपल्ली तमिलनाडु। सो पय्यमपल्ली में हमने पढ़ा था कि ये तो क्या है? न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक से रिलेटेड है। तो पय्यमपल्ली के अंदर हमें चैल्कोलिथिक से भी काफ़ी सारे रिलेटेड सामान जो है बरामद हुआ है, जैसे टेराकोटा फिगराइंस हो गया, पॉटरी हो गया, ये सब। ठीक है, सो पय्यमपल्ली क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि पय्यमपल्ली एक साइट है, वो किससे एसोसिएटेड है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, चेन्नई, कहाँ से? तो हमारा आंसर आएगा चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है चैल्कोलिथिक एज इज फॉलोड बाय आयरन एज। सो चैल्कोलिथिक एज जिसमें कि हमने कॉपर, ब्रॉन्ज इन सब के बारे में बात की। सो कॉपर, ब्रॉन्ज के बाद आता है अपने पास आयरन एज। आयरन इज फ्रिक्वेंटली रेफर्स टू इन द वेदास। द आयरन एज ऑफ द साउथर्न पेनिनसुला इज ऑफन रिलेटेड टू मेगालिथिक ब्यूरल्स। मेगालिथिक मीन्स लार्ज स्टोन्स। हमने पढ़ा था माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे स्टोन्स, मेगालिथ मतलब बड़ी स्टोन्स, मतलब लार्ज स्टोन्स। जो ब्यूरल पिट्स थे दे वर कवर्ड विद दी स्टोन्स। सच ग्रेव्स दे आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन द साउथर्न इंडिया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर हल्लूर, मस्किन, कर्नाटका। सो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है गाइस पूरे इस पैराग्राफ में कि चैल्कोलिथिक एज के बाद कौन सी एज आई? अपनी आयरन एज आई। कौन सी एज आई? आयरन एज आई। आयरन एज के अंदर जो है आयरन के बारे में काफ़ी ज़्यादा वेदास के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब हम आयरन एज की कुछ साइट्स के बारे में बात करते हैं कि आयरन एज जो है ये करेक्टराइज करी जाती है मेगालिथ से। मेगालिथ्स यानी कि आयरन एज के अंदर हम लोग बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे, जिसको हम लोगों ने नाम दिया मेगालिथ्स। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ की आयरन एज की इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, मेगालिथ्स की साइट्स की बात करें, तो वो है हल्लूर, मस्कीन, कर्नाटका, नागर जुनाकोंडा इन आंध्र प्रदेश, अदिचनल्लूर इन तमिलनाडु। सो ये कुछ नाम हैं जो कि हमें याद रखने हैं। ठीक है, जो कि एसोसिएटेड है किससे? मेगालिथिक साइट से। मेगालिथ्स मतलब कि जो बड़े बड़े लार्ज पत्थर होते थे उससे। नेक्स्ट आता है अपने पास ब्लैक, रेड पोट्री, आयरन आर्टिफैक्ट्स, ओज, सिकल्स, स्मॉल वेपन्स दे आर ऑल्सो फाउंड इन द ब्यूरियल पिट्स। तो हमें काफ़ी सारे ब्यूरियल पिट्स जो है वो भी देखने को मिले इस एज के अंदर, आयरन एज के अंदर। ठीक है, और सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन साउथ इंडिया के अंदर हमें ये सारे ब्यूरियल पिट्स देखने को मिलते हैं। मेगालिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? नागार्जुनकोंडा इन आंध्र प्रदेश, अदिचनल्लूर इन तमिलनाडु एंड हल्लूर एंड मस्कीन कर्नाटका। नेक्स्ट आता है अपने पास हड़प्पन सिविलाइजेशन।
सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम लोग बताएंगे कि जो अर्लीस्ट एक्सकवेशन है ना इंडस वैली के अंदर वर डन एट द हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन द सिंध। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सिंध कहाँ पर है। सिंध के अंदर मोहनजोदारो लोकेटेड है। ये कौन सी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो हमारा इसका आंसर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन किससे रिलेट करता है? चैल्कोलिथिक कैसे रिलेट करता है? ये जो है इंडस वैली के साथ आसपास जो है इंडस वैली से एसोसिएटेड है। और इसकी जो अर्लीस्ट एक्सकवेशंस है हमें वेस्ट पंजाब और मोहनजोदारो से मिली, हमने बरामद करी, उस पर सर्च करा, इन्वेंशन किया वहाँ पर। नेक्स्ट आता है बोथ प्लेसेस आर नाउ इन पाकिस्तान। जो सिंध है वो फ़िलहाल पाकिस्तान में है। वेस्ट पंजाब में जहाँ पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष मिले वो भी कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। द फाइंडिंग इन दीज टू सिटीज़ ब्रॉट टू द लाइट अ सिविलाइजेशन दैट वी कॉल्ड एज दैट वी नेम्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट दिस सिविलाइजेशन जो है इसको लेटर ऑन नाम कर दिया गया इंडस सिविलाइजेशन ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर साइट्स फार अवे फ्रॉम द इंडस वैली। की ज़रूरी नहीं कि हमें सारी की सारी जो भी साइट्स हैं वो सिर्फ इंडस वैली के पास मिली, हमें बहुत सारी दूर दूर भी साइट्स मिली हैं। तो हमने इसका इंडस वैली से नाम बदलकर इंडस सिविलाइजेशन नाम कर दिया गया क्योंकि सारी की सारी साइट्स वैली के पास ही लोकेटेड नहीं थी। नेक्स्ट आता है अपने पास इट केम टू बी नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर द नेम ऑफ इट्स फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। तो इंडस सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट साइट जो इस सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड थी वो हमें हड़प्पा में मिली, तो हमने इसका नाम साथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कर दिया। नेक्स्ट आता है अपने पास इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि इंडस सिविलाइजेशन से रिलेट करती है, हड़प्पन कल्चर से रिलेट करती है। तो अमंग द मेनी ऑफ द साइट एक्सकवेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? कोट-दीची इन सिंध। सो कोट-दीची इन सिंध जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान में है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है, जिसका रोपड़ का नाम फ़िलहाल रूपगढ़ कर दिया गया है आई गेस सो अभी तो हम चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो कोट-दीची इन सिंध, कालीबंगन इन राजस्थान एंड रोपड़ इन पंजाब, ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट साइट है किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन के। नेक्स्ट आता है बनावली इन हरियाणा, लोथल इन गुजरात, सुरकोटडा, धोलावीरा, दे आर ऑल इन गुजरात। द लार्जेस्ट सिटीज आर अप्रोक्सीमेटली 100 एकर्स इन द 100 hectares in size. मोहनजोदारो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज एंड इट इज स्प्रेड ओवर इन इंडस्ट्री। तो मेन इसके अंदर हमारे पास पूरे पैराग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि सबसे बड़ी इंडस सिटी कौन सी है? हमारा आंसर आ जाएगा भाई मोहनजोदारो। गुजरात के अंदर कौन कौन सी साइट्स लोकेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन की या हड़प्पन कल्चर की? तो हमने बता दिया कि भाई लोथल है, सुरकोटाडा है, धोलावीरा है, ये सब कौन सी साइट्स हैं? हड़प्पन साइट्स हैं किसकी? गुजरात की। नेक्स्ट आता है हरियाणा में भी है क्या? हाँ जी है, बनावली के अंदर है। फिर पंजाब के अंदर रोपड़ आ गया, ठीक है। फिर अपने पास राजस्थान के अंदर कालीबंगन आ गया और सिंध के अंदर कौन सी है? कोट-दीची। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि हमने क्या करी हैं? खोजी हैं। जैसे अगर हम मैप पे देखें तो ये क्या है? मोहनजोदारो। यहाँ पर हमने ये पूरा इंडस वैली की साइट्स, ये है हड़प्पा, यहाँ पे हड़प्पा लोकेटेड है। दिस इज़ कालीबंगन इन राजस्थान, रोपड़ इन पंजाब, लोथल इन गुजरात, ये सब क्या है? साइट्स हैं हड़प्पन कल्चर की। नेक्स्ट आता है अपने पास ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन की जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है एक्सकवेटेड फॉर द लास्ट 8 डिकेड्स रिवील द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ द फेसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड दे आर नोन एज कि जो पूरी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, एक्सकवेशंस हैं जो कि हमने पिछले 80 डिकेड्स में जो भी इकट्ठा किया है उससे हम लोगों ने क्या किया? हमने इसकी स्टडी को ईजी करने के लिए इसको 4 फेजेस में डिवाइड करा इस पूरे कल्चर को समझने के लिए। एक है अपने पास प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। सो प्री हड़प्पन स्टेज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न बलूचिस्तान। यहाँ की जो एक्सकवेशंस हैं जो हमें मेहरगढ़ के अंदर मिली है, ठीक है, मोहनजोदारो के कुछ नॉर्थ वेस्ट के अंदर, ये रिवील करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। इन दिस स्टेज नोमैडिक पीपल बिगन टू लीड अ सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री हड़प्पन स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्री हड़प्पन की साइट्स कहाँ पर लोकेटेड? प्री हड़प्पन कल्चर को जो दर्शाती हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बताएंगे प्री हड़प्पन स्टेज इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान। तो हमने बता दिया बलूचिस्तान के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और मेहरगढ़ के पास, मेहरगढ़ के अंदर हमें इसकी साइट मिली है प्री हड़प्पन कल्चर की, जहाँ पर हमें जो है नोमैडिक पीपल जो इधर उधर घूमते थे अब वो एक जगह पे ठहरना उन्होंने सीख लिया, ठीक है। एग्रीकल्चरल लाइफ जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी थी प्री हड़प्पन स्टेज के अंदर। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मोहनजोदारो के पास मेहरगढ़ है, वहाँ पर इसकी क्या है? साइट मिली है। नेक्स्ट है ईस्टर्न हड़प्पन स्टेज, ये अर्ली हड़प्पन स्टेज, ईस्टर्न नहीं अर्ली हड़प्पन स्टेज। फिर है मैच्योर हड़प्पन। सो अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या था? पीपल दे लिव्ड इन द लार्ज विलेजेस इन द प्लेन्स, ठीक है। टाउन्स की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। पीपल जो है वो विलेजेस में जो है रहने लगे। रूरल से अर्बन लाइफ में ट्रांजिशन हमें देखने को मिला,
साइट्स ऑफ अमरी एंड कोट दीची रिमेन्स द एविडेंस फॉर अर्ली हड़प्पन स्टेज। सो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन सी साइट है जो प्री हड़प्पन से रिलेटेड है, मेहरगढ़। कौन सी साइट है जो अर्ली हड़प्पन से रिलेटेड है, कोट दीची इन सिंध और अमरी। फिर आता है अर्ली हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ, हमें अर्बन जो है सिविलाइजेशन देखने को मिली, ट्रांजिशन हुआ रूरल से अर्बन में, टाउन्स की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। नेक्स्ट आता है मैच्योर हड़प्पन साइट। मैच्योर हड़प्पन स्टेज के अंदर क्या हुआ, बड़ी बड़ी सिटीज़ इमर्ज हुई, ठीक है। मतलब पहले सिर्फ नोमैडिक लोगों ने एग्रीकल्चर एक शुरू किया और एक सेटल लाइफ जीनी स्टार्ट करी, किसमें, प्री हड़प्पन में। अर्ली हड़प्पन में क्या हुआ, टाउन्स की डेवलपमेंट हुई, ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम रूरल टू अर्बन। फिर है मैच्योर हड़प्पन में बड़ी बड़ी सिटीज़ आई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कालीमंगन मैच्योर हड़प्पन को शो करता है, टाउन प्लानिंग हमें यहाँ देखने को मिली, अर्बन फीचर्स देखने को मिला। नेक्स्ट आता है अपने पास लेट हड़प्पन स्टेज। लेट हड़प्पन स्टेज में क्या हुआ, देयर वॉज द डिक्लाइन ऑफ द इंडस कल्चर स्टार्टेड। अब लेट हड़प्पन में क्या हुआ भाई, जितनी सिटीज़ डेवलप होनी थी वो डेवलप हो चुकी थी सारी मैच्योर हड़प्पन स्टेज में। फिर आया उसका डाउनफॉल, किस स्टेज में आया, लेट हड़प्पन स्टेज में। डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, लोथल के अंदर एक्सकवेशन रिवील द स्टेज ऑफ द एवोल्यूशन, ठीक है। इट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव brick wall as a flood protection. Lothal remain an epitome of the trade between Harappan civilization and the remaining part of India as well as Mesopotamia. So यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि कौन सा ऐसी जगह है जो कि दर्शाता है कि देयर वॉज अ ट्रेड रिलेशन बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एंड द मेसोपोटामिया। सो आंसर वुड बी लोथल इन गुजरात। इसके अलावा लोथल में हमें कुछ मैसिव ब्रिक वॉल्स जो है वो देखने को मिली है एज अ फ्लड से प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है, मतलब ये कोस्टल एरिया से एसोसिएटेड है जगह। सो यहाँ पर क्या था, हमें फ्लड से बचाने के लिए अपने आप को वहाँ के जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे उन्होंने ब्रिक वॉल्स की जो है फॉर्मेशन करी। सो लेट हड़प्पन स्टेज में हमने बताया कि देयर वाज डिक्लाइन ऑफ इंडस कल्चर। दूसरा पॉइंट लोथल जो है यहाँ पे एक्सकवेशन साइट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमें क्या मिला, हमें ब्रिक वॉल्स मिला जो कि दर्शाते हैं कि वहाँ के लोग फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाते थे। फिर हमें पता चला कि लोथल के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेड बिटवीन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। फिर मैच्योर हड़प्पन साइट्स के अंदर बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है डेवलप हुई, कालीबंगन इसकी मेजर साइट थी। फिर अर्ली हड़प्पन स्टेज में हमने बताया कि भाई पीपल जो है लार्ज विलेजेस में सेटल हुए, टाउन्स की डेवलपमेंट हुई, कोदीची अमीर यहाँ के मेजर प्लेस हैं। फिर आता है मेहरगढ़ हो गया, एग्रीकल्चरल लाइफ की स्टार्टिंग हुई कहाँ पर, प्री हड़प्पन स्टेज में, ठीक है। तो मेन तो हमें इसकी याद रखनी है साइड, जैसे प्री हड़प्पन की साइड होगी मेहरगढ़, अर्ली हड़प्पन की साइड होगी ये दो, मैच्योर हड़प्पन की साइड होगी कालीबंगन, लेट हड़प्पन की साइड होगी लोथल। नेक्स्ट आता है अपने पास डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर, साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर। ये छोटा सा चैप्टर रहता है हमारा, चलिए ख़त्म कर देते हैं इसको। सो डेट ऑफ हड़प्पन कल्चर, सो ये टाइम है 1931 का, ठीक है। सो ये टाइम है 1931 का, जब एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मार्शल। उसने एस्टिमेट किया कि जो ड्यूरेशन है ना मोहनजोदारो की वो कब से कब तक रही होगी, 3250 से लेकर 2750 तक, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो हमने सबसे पहले 50 और 50 लिख दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 50 और 50 लिख दिया। आगे हमें क्या करना है, 32 लिख देना है, ठीक है, और आगे 27। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 50, 50, 32, 27 BC ये टाइम क्या है, ये टाइम चुना है। किसने चुना है, सर जॉन मार्शल ने अपनी सर्च वगैरह करके कि भाई मोहनजोदारो इस टाइम पे जो है फ्लरिश किया। सब्सिक्वेंटली एज एंड व्हेन न्यू साइट्स वर डेवलप द डेटिंग ऑफ हड़प्पन इज मॉडिफाइड, द एडवेंट ऑफ रेडियो कार्बन मेथड पे वे फॉर अ फिक्स्ड ऑलमोस्ट एक्यूरेट डेट्स की धीरे धीरे करके जो है उस टाइम पे देखो 1931 में इतनी कोई टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजीज़ बढ़ी तो हड़प्पन या कल्चर का हमें एग्जैक्ट टाइम जो है वो भी देखने को मिला। सो बाय 1956 एक व्यक्ति था फेयर सर्विस जिसने ब्रॉड डाउन किया द डेटिंग ऑफ हड़प्पन कल्चर टू बिटवीन 2000 से 1500 BC तक ऑन बेसिस ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग ऑफ हिज फाइंडिंग्स। फिर थोड़ा और टाइम में आगे बढ़े, 1964 के अंदर एक इंडियन व्यक्ति था DP अग्रवाल, वो कंक्लूजन पे आया कि जो टोटल स्पैन था इस हड़प्पन कल्चर का वो इतने से इतने तक का होना चाहिए, येट देयर इज फर्दर स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन फॉर दिस डेट्स। तो हम इसको सिर्फ ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि भाई पहला प्रयास किसने किया, सर जॉन मार्शल ने। दूसरा प्रयास किसने किया, फेयर सर्विस ने। तीसरा प्रयास इंडियन व्यक्ति ने किया जो कि था DP अग्रवाल। इसने कहा 3000 के आसपास, 2700 के आसपास। इसने कहा फेयर सर्विस ने 2000 से 1500। इसकी DP अग्रवाल जी की अलग थी 2300 to 1750, ठीक है। सो ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन तो रहता ही है, एग्जैक्ट बताना देखो बहुत ही क्या है, तो ईजी प्रोसेस है नहीं। नेक्स्ट आता है अगर हम बात करें साइलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन कल्चर्स, तो हमें यहाँ पर मिला टाउन प्लानिंग देखने को। सो हड़प्पन कल्चर जो है यहाँ पर एक अलग सिस्टम था टाउन प्लानिंग का ऑन द लाइंस ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर सीट्स थी, स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, लेन्स थे प्रॉपर,
ठीक है, और वो राइट एंगल से जो है ऑलमोस्ट एक दूसरे को कट करते थे, थस डिवाइडिंग द सिटी इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिबंगन ईच हैड इट्स ओन citadel built on a high podium of mud brick. Below the citadel in each city lay a lower town. So basically यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हड़प्पन कल्चर है, यहाँ पर टाउन प्लानिंग में क्या होता था, एक सिटाडेल का निर्माण किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए। सिटाडेल एक प्रकार का गढ़ हो गया, एक प्रकार का प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, ठीक है, जिसके अराउंड आसपास जो है क्या होता था, अलग अलग हमें टाउन्स, घर जो थे, स्ट्रीट्स, लेन्स, इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता था। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग मार्क करते हैं इस पूरे पैराग्राफ में, हड़प्पन कल्चर के अंदर क्या था, हमें बहुत बढ़िया टाउन प्लानिंग देखने को मिली, ग्रिड सिस्टम हमें देखने को मिला, स्ट्रीट्स और लेन्स राइट एंगल से एक दूसरे को क्रॉस करते थे, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स फॉर्मेशन करके हमें सिटी के अंदर देखने को मिलती थी। कौन से ऐसे एरियाज थे जहाँ पे हमें सिटाडेल की फॉर्मेशन, सिटाडेल के रिमेन्स मिले, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिबंगन। फिर बिलो द सिटाडेल, कि सिटाडेल के नीचे या जो सिटाडेल है उसके आसपास क्या होता था, हर एक सिटी के अंदर अपना एक टाउन फॉर्मेशन था, ठीक है, ब्रिक हाउसेस बने रहते थे, ब्रिक हाउसेस थे, अपना एक टाउन था। इसके अलावा आता है हमारे पास कि जो घर थे ना, उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स यूज़ होते थे जिससे कहते हैं बर्न ब्रिक्स, ठीक है। सो बर्न ब्रिक्स जो थी बेसिकली ये ब्रिक्स थी जिनका यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्टोन बिल्डिंग्स नहीं होती थी, पत्थर की बिल्डिंग्स नहीं होती थी, देयर वाज एब्सेंस ऑफ स्टोन बिल्डिंग्स एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन घरों का कैसे होता था, बर्न ब्रिक्स से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन में सीधी स्टेटमेंट ये बन सकती है कि भाई हड़प्पन कल्चर के अंदर स्टोन बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस थी। दूसरा, हड़प्पन कल्चर के अंदर जो है बर्न ब्रिक्स की बिल्डिंग्स जो थी वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो इनमें से कौन सी सही है, कौन सी गलत है, दोनों सही है, दोनों सही है, गलत है, इस सब की तरह का क्वेश्चन बनता है। तो हमको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि बर्न ब्रिक्स वाला सही है और स्टोन बिल्डिंग्स यहाँ पर नहीं बनती थी तो वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास, अनदर रिमार्केबल फीचर वॉज द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल द हाउसेज टू द स्ट्रीट ड्रेन्स विच आर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स। सो यहाँ पर सबसे बढ़िया फीचर यहाँ का क्या रहता था कि बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम रहता था यहाँ पर, ठीक है। सभी हाउसेज के जो ड्रेनेज सिस्टम थे ना वो उनको एक सिंगल स्ट्रीट ड्रेन के साथ कनेक्ट करके बहुत बढ़िया सिस्टम था, ठीक है। सो ये टाउन प्लानिंग इसमें बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलती थी। फिर आता था इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ द मोहनजोदारो इज़ द ग्रेट बाथ, ठीक है, जिसकी जो लेंथ थी वो 39 फीट थी, इसका जो ब्रेथ था वो 23 फीट था और ये 8 फीट गहरा था। सो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, नहीं रखना है तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो 39 फीट इसकी लेंथ थी, 23 फीट इसकी ब्रेथ थी, 8 फीट ये गहरा था। फ्लाइट्स ऑफ द स्टेप्स एट ईदर एंड लेड टू द सर्फेस, तो इस तरीके से फ्लाइट्स वगैरह मतलब स्टेयर्स वगैरह रहती थी और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है। मोहनजोदारो के अंदर लोकेटेड है ग्रेट बाथ। तो पहला क्वेश्चन ग्रेट बाथ कहाँ पर लोकेटेड है, मोहनजोदारो के अंदर। दूसरा क्वेश्चन की स्टोन बिल्डिंग्स फेमस थी या नहीं थी हड़प्पन कल्चर में, तो नहीं थी, बर्न ब्रिक्स फेमस थी। तीसरा क्वेश्चन, कालीबंगन के अंदर हमें रिमेन्स मिले हैं हड़प्पन कल्चर के, हाँ या ना, तो हमारा आंसर आएगा हाँ, कालीबंगन है कहाँ पर, राजस्थान के अंदर है। चलो अब हमारे इस पैराग्राफ में आते हैं कि देयर आर द साइट्स रूम फॉर द चेंजिंग क्लोथ्स, की ग्रेट बाथ मोहनजोदारो के पास आसपास क्या थे, ग्रेट बाथ्स के आसपास क्या थे, कपड़े बदलने का स्थान था। इसके अलावा जो फ्लोर था ना बाथ का, इट वॉज मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक्स। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम एंड एन आउटलेट फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ बाथ लेड टू द ड्रेन। इट मस्ट हैव सर्व एज अ रिचुअल बाथिंग साइट। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द मोहनजोदारो इज अ ग्रेनरी मेजरिंग 150 and 150 but in the citadel of Harappa was found as many as 6 granaries. सो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से टाउन जो था वो अरेंज रहता था हड़प्पन कल्चर के अंदर। तो हम मोहनजोदारो पे पहुँचे, मोहनजोदारो की हमने ग्रेट बाथ की बात की, फिर हमने बात की कि यहाँ पर जो है ग्रेट बाथ के अंदर पानी का के लिए भी अलग से ड्रेन था, क्लोथ्स बदलने के लिए एक अलग से सेंटर था, इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हमने गहराई सब पढ़ी। फिर आते हैं लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द मोहनजोदारो क्या थी, ग्रेनरी थी, ग्रेन स्टोर करने की जगह थी, ग्रेनरी थी, ठीक है। इसके अलावा उससे भी जो बड़ा सिटाडेल हमें मिला, उसके रिमेन्स मिले हड़प्पा के अंदर, वहाँ पर हमें एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज देखने को मिली। सो ये बेसिकली पूरा हमें बताया गया कि हमें क्या क्या खोज मिली, टाउन प्लानिंग कैसे हुआ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो जहाँ पर फ्लाइट स्टेयर्स वगैरह है, ठीक है, आसपास रूम्स वगैरह थे, एडजेसेंट आसपास कहीं कुआं था वहाँ से इसको भरा जाता था, ठीक है। और ये क्या था, बर्न ब्रिक से, ये पूरा क्या है, बर्न ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ के पीपल की इकोनॉमिक लाइफ। सो देयर वाज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ सच एज एग्रीकल्चर में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई, मतलब देयर वाज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर हेयर, देयर वाज इंक्रीज इन
इन द इंडस्ट्री एक्टिविटीज़, देयर वाज क्राफ्ट, ट्रेड, राइस हुआ, वीट, पार्ले का यूज़ किया जाता था यहाँ पर। सबसे मेन क्रॉप थी बिसाइड सेसमे यानी कि तिल, मस्टर्ड, कॉटन। सरप्लस ग्रेन दे आर स्टोर इन ग्रेनरी, सबसे बड़ी ग्रेनरी कहाँ मिली हमें? मोहनजोदारो के अंदर। इसके अलावा 6 ग्रेनरीज मिले हमें हड़प्पा के सिटाडल के अंदर। बाकी मेन अगर हम बात करें इकोनॉमिक लाइफ में, एग्रीकल्चर में कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी हमने पढ़ा, मेन तो वीट बार्ले थी। इसके अलावा सिसमे, मस्टर्ड, कॉटन ये भी उगा लेते थे ये लोग। फिर आता है सरप्लस गेन्स को कहाँ रखा जाता था? ग्रेनरीज के अंदर। फिर है एनिमल्स लाइक शिप, गोट्स, बफेलोज, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, इनका यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसके अलावा इनसे मिल्क वगैरह का भी जो है डेयरी थिंग्स वगैरह यूज़ किया जो है के लिए भी यूज़ किया जाता था इनको। हॉर्सेस का जो यूज़ है इज़ नॉट येट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड। नंबर ऑफ अदर एनिमल्स फॉर 100 फॉर अ फूड इंक्लूडिंग डियर। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बनती है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हॉर्स का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता था हड़प्पन कल्चर के अंदर। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो हमारा इसका आंसर आएगा गलत, बिकॉज हॉर्सेस का ज़्यादा यूज़ जो है वो मेंशन हमें अभी तक नहीं मिला है, ज़्यादा डिस्कवरी इस बात की नहीं हुई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इसके अलावा एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के अलावा क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी? आर्टिसंस में जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्रिक मेकर्स हो गए, स्टोन कटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, नाव बनाने वाले हो गए, टेराकोटा इमेजेस जो टेराकोटा क्राफ्ट्स होते हैं वो बनाने वाले हो गए। इसके अलावा ब्रोंज, कॉपर वेसल्स, दे आर आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ हड़प्पन मेटल क्राफ्ट। सो हड़प्पन के अंदर, हड़प्पन कल्चर के अंदर कौन से 2 मेटल का यूज़ किया जाता था? गोल्ड, सिल्वर का। किसका? तो हमारा आंसर आएगा गोल्ड सिल्वर नहीं बल्कि ब्रॉन्ज कॉपर का। नेक्स्ट आता है अपने पास गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, दे आर फाउंड इन द मैनी प्लेसेस। तो मोस्टली हमने पढ़ा कि मेटल क्राफ्ट का किस में यूज़ किया जाता है? ब्रॉन्ज कॉपर का, और ब्रॉन्ज कॉपर के साथ साथ गोल्ड सिल्वर का भी यूज़ किया जाता था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए बेसिकली, ठीक है, और टूल्स वगैरह बनाने के लिए ब्रॉन्ज कॉपर का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा पोट्री जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर सिंपल रहती थी। सम प्लेसेस रेड, ब्लैक पेंटेड पॉटरी इज ऑल्सो फाउंड। बीड्स वर मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स। बीड्स मतलब इस टाइप की बीड्स जो होती हैं उनका अलग अलग यूज़ होता था ऑर्नामेंट्स में, और भी अलग अलग यूजेस केव्स वगैरह में, ड्राइंग्स वगैरह के लिए। सो मोस्टली हमें पता चला कि यहाँ पर मेटल कौन कौन से यूज़ किए जाते थे? मोस्टली यूज़ किए जाते थे ब्रॉन्ज कॉपर, ठीक है। ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज़ किए जाते थे गोल्ड सिल्वर। पोट्री बनाने के लिए मोस्टली रेड ब्लैक कलर के पेंटेड पोट्री होती थी, ठीक है, रंग बिरंगी नहीं, लाल या ब्लैक पोट्री मिलेगी हमें। हड़प्पन कल्चर में कौन सी पोट्री? लाल या ब्लैक, ठीक है। अब स्क्रीन पे आपको 2 ही कलर दिख रहे हैं मोस्टली, या तो ब्लैक है या लाल है, रेड है। तो ऐसी ही पोट्री का डिज़ाइन होता था कहाँ पर? हड़प्पन कल्चर में। नेक्स्ट आता है अपने पास इंटरनल ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड वॉज ऑल्सो कंडक्टेड विद मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान इंक्लूडिंग गोल्ड, अलग अलग स्टोन। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग इंटरनल ट्रेड भी करते थे। इसके अलावा हम लोग जो है मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान के लोगों के साथ भी जो है ये हड़प्पन कल्चर के लोग ट्रेड कर लेते थे। अलग अलग एक्सपोर्ट यानी कि हम लोग क्या चीज़ें बाहर भेजते थे, तो हम बताएंगे हम लोग वीट, बार्ले, एक्स्ट्रा जो हमारे ग्रेन्स बचते थे वो सीड, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट जैसे कॉटन, पोट्री, वीड्स, टेराकोटा फिगर्स प्रोडक्ट्स, आइवरी प्रोडक्ट्स, आइवरी जो हाथी से मिलता है, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या करते थे? हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट आता है अपने पास देयर मच एविडेंस टू प्रूव द ट्रेड लिंक्स बिटवीन इंडस एंड, कि हम जो है इंडस और सुमेरियन पीपल्स के साथ जो है ट्रेड चलता था हमारा। इसके भी हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंस हैं। कैसे एविडेंस है? कि बहुत सारे सील्स जो हैं इंडस वैली के, दे हैव बीन फाउंड इन द मेसोपोटामिया। सील्स बेसिकली एक प्रकार के कोइन, सिक्के जैसे हो गए, जो कि ये बताते हैं कि हम कोई भी एक्सपोर्ट उनको करते थे या हम उनसे कुछ लेते थे तो बदले में सील्स का यूज़ किया जाता था। ट्रेड जो था वो मोस्टली बार्टर टाइप का होता था, ठीक है। कोइंस वगैरह उस टाइम पे नहीं थे, मोस्टली सील्स वगैरह थे, कोई इमेजेस वगैरह एक्सचेंज कर लिया। बार्टर सिस्टम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता था। द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ इंडस वैली रिवील द यूज़ ऑफ द बुलक कार्ट, ऑक्स फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट, बोट एंड शिप और रिवर। सो मोस्टली हमें जो सील्स वगैरह मिलते थे ना वहाँ पे, उसमें हम लोगों को अलग अलग ड्राइंग्स, ठीक है, जैसे जानवर वगैरह, ठीक है, जैसे बुलक कार्ट्स, ऑक्सेस, तो इनका यूज़ किया जाता था लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, और बोट्स और शिप्स का यूज़ किया जाता था सी ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है अपने पास सोशल लाइफ। सो मच एविडेंस इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन। द ड्रेस ऑफ द मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ 2 पीस ऑफ क्लोथ। एक होता था अपर गारमेंट और एक होता था लोअर गारमेंट। बीड्स जो है वो मैन और वुमेन दोनों ही पहनते थे। ज्वेलरीज वगैरह भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। दे वर वर्न बाय द वुमेन। दीज ऑर्नामेंट्स दे वर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। कॉपर ब्रॉन्ज के भी, चलो हमने पहले पढ़ा था कि कॉपर ब्रॉन्ज के ऑर्नामेंट्स जो थे वो भी बनते थे। तो गोल्ड सिल्वर के साथ साथ
कॉपर ब्रॉन्ज के भी ऑर्नामेंट्स मिलते थे। इसके अलावा कुछ और सेमी प्रीशियस स्टोन्स के भी ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स वॉज ऑल्सो वेरी कॉमन, थोड़ा बहुत मेकअप चेकअप का सामान भी था। नेक्स्ट आता है वेरियस हाउस होल्ड आर्टिकल्स मेड अप ऑफ पोट्री स्टोन, शेल्स, आइवरी, मेटल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। सो मोस्टली इसमें यही बताया गया है कि कौन सी चीज़ किससे बनती थी। जैसे कि ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर के भी बनते थे ज़्यादातर, थोड़े बहुत ब्रॉन्ज कॉपर के भी बन जाते थे। हाउस होल्ड आर्टिकल स्टोन, शेल्स, आइवरी से बनते थे। बच्चों के खिलौने लिटिल क्ले कार्ड से बनते थे। मार्बल, बॉल्स, डाइस वगैरह गेम्स का यूज़ था। फिशिंग वॉज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन, वाइल हंटिंग एंड बल फाइटिंग वर द पास टाइम। देयर वर न्यूमरस स्पेसिमेंस ऑफ वेपन्स ऑफ द वॉर सच एज एक्सिस पेरेड। फिर हरप्पन स्कल्पचर रिवील्ड अ वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप। फिगर्स ऑफ मैन एंड द वुमेन, एलिमेंट्स एंड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स जो थे वो टेराकोटा से बनते थे, ठीक है। और सील्स के ऊपर जो कार्विंग्स हैं वो हमें दर्शाती है द डिग्री ऑफ प्रोफिशिएंसी अटेन बाय द स्कल्प्टर्स। उस टाइम पे स्कल्प्टिंग बहुत ज़्यादा फेमस रहती थी। हरप्पन कल्चर के हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उस टाइम के। द फिगर्स ऑफ द डांसिंग गर्ल हमें कहाँ से मिले हैं, डांसिंग गर्ल की फिगर जो है हमें कहाँ से मिली है। द फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो से जो हमें मिली है वो किसकी बनी है। ये सबसे महा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डांसिंग गर्ल है वो हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से मिली है। वो बनी किसकी है, तो हमारा इसका आंसर आएगा ब्रॉन्ज। सो ये बनी किसकी है, ब्रॉन्ज की बनी है, विच इज़ अ रिमार्केबल फीचर फॉर इट्स वर्कमैनशिप। इट्स राइट हैंड रेस्ट ऑन द हिप वाइल द लेफ्ट आर्म कवर्ड विद बैंगल्स हैंग्स लूजली। तो इसके बारे में बताया गया कि इसकी पोजीशन कैसी है, इसके हाथ पैर कहाँ पर हैं। फिर है 2 स्टोन स्टैचूज फ्रॉम हड़प्पा, 1 रिप्रेजेंटिंग बैक व्यू ऑफ मैन एंड वुमेन। मेन हमें याद रखना है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से। कौन से मेटल का यूज़ किया गया इसको बनाने में, अपना आंसर आएगा ब्रॉन्ज। 2 stone statues from Harappa, one representing the back view of a man and the other of a dancer, are also specimen of this sculpture. So डांसर की एक हमें डांसर की भी मिली है और एक हमें एक बैक व्यू ऑफ अ मैन करके एक हमें स्टैचू मिला है। तो वो कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। द पोट्री ऑफ हड़प्पा इज़ अनदर स्पेसिमेन ऑफ फाइन आर्ट्स। पोट्स और जार्स हमें बहुत सारे बरामद हुए हैं। पेंटेड पॉटरी जो है वो काफ़ी बेटर क्वालिटी की है। फिर आता है हमारे पास वही बताया गया कि फिशेस, पीकॉक्स, ये सब जो है बनाए हुए हैं पोट्री वगैरह पे। फिर आता है स्क्रिप्ट। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ स्टिल टू बी फुल्ली डेसिफर्ड। सो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है अभी तक हमने डेसिफर नहीं करी है। बहुत सारे साइंस है हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर, 400 से 600 ऑफ विच ओनली 40-60 दे आर बेसिक एंड द रेस्ट दे आर वेरिएंट्स। द स्क्रिप्ट मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो हमने डेसिफर की है या नहीं की है, अभी तक इतनी हद तक नहीं करी है। इज टू बी एट फुली डिस्कवर्ड। सब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। वो कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करके यूँ ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे। सो ये पेपर है, सो पेपर से यहाँ तक नहीं बल्कि राइट से स्टार्ट करके यूँ 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 ऐसे। और ये हमें कैसे पता चला कि जैसे वो लिखते थे ना यहाँ से खुला खुला और फिर यहाँ पे बिल्कुल एकदम बिचम 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 हो जाता था। दैट इंडिकेट्स वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे और यहाँ पर अपनी लाइन ख़त्म करते थे। सो इन अ फ्यू लॉन्ग सील्स द बोस्ट्रोफेडन मेथड राइटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द अल्टरनेट लाइन was adopted. Parpola and his Scandinavian colleagues came to the conclusion that the language of Harappans was Dravidian. So किसके अकॉर्डिंग जो हरप्पन्स की लैंग्वेज है वो द्रविडियन है, तो ये किसने कंक्लूड किया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एक है परपोला और उसके कुछ स्कैंडिनेवियन कलीग्स, उसके कुछ स्कैंडिनेवियन सहकर्मी ने कंक्लूड किया कि हरप्पन लैंग्वेज जो है वो एक प्रकार की द्रविडियन लैंग्वेज है। फिर आता है अपने पास कि इन द लॉन्ग सील्स, जो बड़े बड़े सील्स थे ना उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला कि राइटिंग मिली है रिवर्स डायरेक्शन में इन द अल्टरनेटिव लाइन, कि इस मेथड को कि जहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में अल्टरनेटिव लाइंस में हमें जो है लिखावट देखने को मिली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडन मेथड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडन मेथड कहते हैं। सो पहला क्वेश्चन आता है कि बोस्ट्रोफेडन मेथड क्या होता है, जिसके अंदर रिवर्स डायरेक्शन के अंदर लिखी हुई लाइंस हमें देखने को मिलती है अल्टरनेटिव मेथड्स में। देखो अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो जैसे ये हमारे पास एक सील है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया राइट टू लेफ्ट, फिर लिखा गया लेफ्ट टू राइट, फिर लिखा गया राइट टू लेफ्ट, फिर लिखा गया लेफ्ट टू राइट, फिर लिखा गया राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो ये जो अल्टरनेटिव मेथड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडन मेथड कहते हैं। तो कुछ सीरीज में हमें बोस्ट्रोफेडन मेथड देखने को मिला जो कि हरप्पन कल्चर से एसोसिएटेड है। इसके अलावा कौन व्यक्ति था, परपोला। परपोला एक व्यक्ति था, उसका कुछ स्कैंडिनेवियन कलीग्स थे जिसने कहा कि भाई हरप्पा जो स्क्रिप्ट यूज़ करते थे लोग वो एक प्रकार की द्रविडियन लैंग्वेज है। फिर है ग्रुप ऑफ सोवियत स्कॉलर्स एक्सेप्टेड दिस व्यू, अदर स्कॉलर प्रोवाइडेड डिफरेंट व्यू कनेक्टिंग विद द हरप्पन स्क्रिप्ट्स विद दैट ऑफ ब्रह्मी। कुछ ने कहा कि भाई जो हरप्पन स्क्रिप्ट थी वो तो कौन सी थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। कौन सी स्क्रिप्ट थी वो, उनकी स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट आता है द मिस्ट्री ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट एंड देयर इज नो डाउट दैट द डेसिफरमेंट ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट विल थ्रो मच लाइट ऑन इट्स कल्चर। नेक्स्ट आता है अपने पास
Religion. So from the seals, terracotta figurines and the copper tablets, we get an idea on the religious life of the Harappans. कि अगर हम उनकी टेराकोटा की इमेजेस देखें, उनके सील्स वगैरह देखें, तो हमें पता चलता है कि उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी. सो जो चीफ मेल था ना, द चीफ मेल डाइटी कौन सा था? पशुपति. Proto-Shiva, represented in the seal as sitting in the yogic posture with the 3 faces and 2 horns. He is surrounded by 4 animals: elephant, tiger, rhino, buffalo, each facing a different direction. 2 deer appear on his feet. The chief female deity was the mother goddess, represented in the terracotta figurine. In the later time, linga worship was prevalent. Trees and animals were also worshipped by Harappans. They believed in the ghosts and the evil forces and used amulets as protection against them. तो इस पूरे पैराग्राफ में एक्चुअली पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम लोग इसको एक एक पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हरप्पन्स घोस्ट में बिलीव करते थे? हाँ जी, हाँ. फिर उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो क्या यूज़ करते थे? तो हम लोग बताएंगे उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो एम्बुलेंस यूज़ करते थे. नेक्स्ट आता है कि व्हाट वाज द चीफ फीमेल डाइटी. सो चीफ फीमेल डाइटी होती थी उनके ज़माने में, जिनको कि वो हमने क्या नाम दिया? मदर गॉडेस. ठीक है, जिसको हमने टेराकोटा फिगराइंस के रूप में काफ़ी सारे देखे. नेक्स्ट आता है अपने पास कि लिंग वर्शिप जो है थी वो इस टाइम पे प्रेवलेंट थी. इसके अलावा ट्रीज़ और एनिमल्स की पूजा की जाती थी. हाँ, की जाती थी. फिर आता है हमारे पास पशुपति. पशुपति क्या चीज़ है? जिसको कि प्रोटो-शिवा करके हमने नाम दिया, जिसको वो क्या थे? चीफ मेल डाइटी ऑफ द हरप्पन पीपल थे. ठीक है, जिनका एक प्रॉपर पोस्टर था. ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन द सील एज सिटिंग इन द योगिक पोस्टर विद 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स. सो एक बार हम लोग पशुपति का सील देखते हैं. चलो, इसका ये रही है हमारे पास एक पशुपति की सील, जिसके अंदर क्या है? सिटिंग पोस्टर में पशुपति को दिखाया गया है. ठीक है, योगिक पोस्टर है एक विद द 3 फेसेस एंड 2 हॉर्न्स. तो इस तरीके से जैसे एक फेस हो गया, ये 3 फेसेस हो गए. ठीक है, 3 फेसेस हो गए, 2 हॉर्न्स हो गए, 1 2. इसके अलावा ही सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स. 1 2 3 4, ये 4 एनिमल्स हो गए. कौन कौन से 4 एनिमल्स हैं? एक हाथी, एक टाइगर, एक राइनो, एक बफेलो. ठीक है, तो इसकी हमारी ट्रिक हो गई बेटर. सो बी के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास? बफेलो. ई का मतलब कुछ नहीं है. ई का मतलब क्या है? एलिफेंट. ई का मतलब क्या है? एलिफेंट. टी का मतलब क्या होगा? टाइगर. और आर का मतलब क्या होगा? राइनो. सो सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि जो पशुपति की सील हमें मिली है, जो कि रिलीजन मेल चीफ मेल डाइटी माना जाता है हरप्पन कल्चर का, तो उसमें कौन से 4 जानवर डिपिक्ट किए गए हैं? सबसे पहला हमें याद करना है सिर्फ एक वर्ड, जो कि है बेटर. ठीक है, हमें याद करना है सिर्फ एक वर्ड, जो कि है बेटर. सो बेटर का ब का मतलब क्या होता है? बफेलो. ई का मतलब क्या होता है? एलिफेंट. टी का मतलब क्या होता है? टाइगर. और आर का मतलब क्या हो गया? बेटर के आर का ड्र से राइनो. सो 4 एनिमल्स हमने पढ़ लिए. 1 2 3 4. 2 हॉर्न है, 3 फेसेस हैं. ठीक है, योगिक पोस्टर है. इसके अलावा 2 नीचे डियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, ये 2 क्या है? नीचे 2 ये डियर हो गए. ठीक है, 2 डियर नीचे. द चीफ फीमेल डाइटी मदर गॉडेस, लिंग वर्शिप की जाती थी. ठीक है, देयर वॉज यूज़ ऑफ एमुलेट्स. तो ये हमारा पूरा रिलीजन का टॉपिक डन. नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास ब्यूरियल मेथड की. द सिमेंट्रीज डिस्कवर्ड अराउंड द सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो, हरप्पन, कलिबंगन, लोथल थ्रो लाइट ऑन द ब्यूरियल प्रैक्टिस ऑफ हरप्पन. कंप्लीट ब्यूरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल, दे वर पॉपुलर एट मोहनजोदड़ो. At Lothal, the burial pits were lined with the burnt bricks, indicating the use of coffin. Wooden coffins are also found in Harappa. The practice of food burials is found at the Lothal sometimes. So mostly इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग स्टाइल हमें देखने को मिला है. क्रिमेशन का ब्यूरियल इस तरीके से लोग किया करते थे. जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ पर पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल और कंप्लीट ब्यूरियल का प्रोसेस था. लोथल गुजरात के अंदर वहाँ पर ब्यूरियल पेट्स जो थे देवर लाइंड विद द बर्न्ट ब्रिक्स के आसपास जो है उनको लाइन किया जाता था. वुडन कॉफिन्स का यूज़ होता था हरप्पन में. हाँ जी, होता था. द प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट ब्यूरियल्स, यानी कि ब्यूरियल्स के साथ साथ कुछ पोर्ट वगैरह रख दिए. समटाइम्स विद द पेयर्स ऑफ स्केलेटन हमें देखने को मिले. देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती. हालांकि प्रैक्टिस ऑफ द सती के कोई क्लियर एविडेंस हमें नहीं मिले हैं. तो इसी की स्टेटमेंट बन गई थी कि बन जाती है कि इज़ देयर द कि इन द हरप्पन कल्चर हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि दर्शाते हैं कि उस टाइम पे सती की प्रैक्टिस करी जाती थी. तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी गलत होगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती. नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर. कि देयर इज़ नो अनएनिमस व्यू, कि कोई ऐसा व्यू नहीं है कि एक इकलौता व्यू नहीं है कि भाई ये जो हरप्पन कल्चर है वो डिक्लाइन इस वजह से होता है. अलग अलग थ्योरीज है. कुछ कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से. ठीक है, कि फ्लड्स आ गए या रिवर सूख गई, फर्टिलिटी कम हो गई, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अर्थक्वेक वगैरह आ गया. अकॉर्डिंग टू कुछ स्कॉलर्स की द फाइनल
वॉज द इन्वेजन्स बाय द आर्यंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट इज मेंशन इन द ऋग्वेदा, ठीक है। इसके अलावा फोर्ट्स वगैरह की डिस्ट्रक्शन, इन्वेजन्स वगैरह हो गई। ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन हडल्ड टुगेदर एट मोहनजोदड़ो इंडिकेट द सिटी वाज इन्वेडेड बाय फॉरेनर्स, द आर्यंस हैड सुपीरियर वेपन्स एज वेल एज स्विफ्ट हॉर्सेस व्हिच माइट हैव enabled them to become the master of this region। सो दो व्यूज़ हैं हड़प्पन की डिक्लाइन के लिए, एक है नेचुरल कॉजेज़ और एक है इन्वेजन। इन्वेजन में किसका हाथ बताया जाता है? आर्यंस का। क्यों? क्योंकि आर्यंस के पास क्या है? बढ़िया वेपन्स है और हॉर्सेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो के अंदर एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों के स्केलेटन बरामद हुए हैं, डिस्कवरी हुई है उनकी, जो भी ये दर्शाता है कि फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा। तो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक डन, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक कल्चर, हड़प्पा, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, हड़प्पन कल्चर, चालकोलिथिक एज, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, पशुपति, फोर्टिस, टेराकोटा इमेजेस, ब्रॉन्ज, डांसिंग मेडल, ग्रेट बाथ, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सारी की सारी टर्म्स पढ़ी। तो अब हमारे पास MCQ सेशन आता है, ये कन्वर्ट करके चैप्टर ख़त्म। सबसे पहले आता है हमारे पास द चालकोलिथिक एज वॉज एसोसिएटेड बाय द, तो इसके अंदर हमारे पास आंसर आएगा कि जो चालकोलिथिक एज है इट वॉज फॉलोड बाय आयरन एज। तो सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज आई थी, फिर मीजोलिथिक एज, फिर न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक एज, फिर चालकोलिथिक एज और फिर आई थी आयरन एज। द पोर्ट सिटी ऑफ हड़प्पन कल्चर कौन सी थी? लोथल, जो कि कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट इन द तमिलनाडु इज। सो गाइस नेक्स्ट MCQ में बताया गया है, पूछा गया है कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती है मेगालिथिक साइट तमिलनाडु के अंदर। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो मेगालिथिक साइट इज एसोसिएटेड विद लार्ज स्टोन्स, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। सो मेगालिथिक साइट में तमिलनाडु में कौन सी साइट हमने पढ़ी? अदिचनालूर, ठीक है, अदिचनालूर। सो हमारा इसका आंसर भी क्या आएगा? अदिचनालूर। सो नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट फिलअप क्या था अपने पास कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट इन द तमिलनाडु इज अदिचनालूर। नेक्स्ट आता है अपने पास द चीफ फीमेल डाइटी कौन सी थी? गॉडेस, ठीक है। और मेल के अंदर आ जाएगा अपना पशुपति, जो हमने पूरा वो देखा था, हॉर्सेस, डियर्स, 2 हॉर्न, 4 एनिमल्स, ठीक है, वो तो मेल डाइटी था। नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सी साइट कहाँ पर है, ठीक है। सो कोट दीची कहाँ पर है? सिंध के अंदर है। धोलावीरा गुजरात के अंदर है। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। बनावली हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट आता है करेक्ट स्टेटमेंट। देयर आर 3 स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन कल्चर। नो, देयर आर 4 स्टेजेस। एक तो था प्री हड़प्पा, एक है अर्ली, एक है लेट, ठीक है, एक और कौन सा था? मैच्योर, ठीक है। सो 4 थे, हमसे 3 नहीं पूछे गए, हमसे पूछा गया कि सही है गलत है। तो हमारी स्टेटमेंट वो गलत है क्योंकि 4 स्टेजेस हैं। हमने प्री हड़प्पन पढ़ा, हमने अर्ली हड़प्पन पढ़ा, हमने मैच्योर और फिर लेट हड़प्पन पढ़ा, ठीक। सो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कब बनेगी? जब यहाँ 3 की जगह 4 आएगा। प्री, लेट, मैच्योर, अर्ली। पोरपोला कंक्लूडेड दैट लैंग्वेज ऑफ हड़प्पन पीपल इज संस्कृत। नो, पोरपोला ने कहा कि ये क्या है? द्रविडियन। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत निकली। सर जॉन मार्शल यूज द रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी 1931 में इसने किया था, लेकिन इसने यूज़ नहीं किया, गलत है। नेक्स्ट आता है द हड़प्पन पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट एंड यूज एमुलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। तो अपना सही है। तो हमसे पूछा था कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो अपनी 4th स्टेटमेंट क्या होगी? बिल्कुल सही होगी। तो हमारी इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, दैट इज हड़प्पन पीपल। नेक्स्ट आता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द ओल्ड स्टेज पीपल, स्टोन एज पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। नो, फॉल्स है। माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय मीजोलिथिक पीपल। येस, ट्रू। एम फॉर मीजोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथ्स। ट्रेड लिंक्स, माइक्रोलिथ्स मतलब क्या होगा? स्मॉल स्टोन्स, और मेगालिथ का मतलब क्या होता है? लार्ज स्टोन, ठीक है। Trade links existed between Indus and Sumerian people. True. The Harappan people did not know the art of writing. So ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हड़प्पन पीपल जो थे दे नो हाउ टू राइट। द फैक्ट इज दैट वी हैव नॉट डेसिफर्ड येट व्हाट दे हैव रिटन, बट दे नो हाउ टू राइट बिकॉज वी हैव फाउंड अ लॉट ऑफ सेवरल सील्स, ठीक है, जिसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और अलग अलग मैथड हमने देखे हैं। जैसे कि कौन सा मेथड था भाई? बोस्ट्रोफेडन मेथड है ना। सो बोस्ट्रोफेडन मेथड जो था वो भी डिपिक्ट करता है कि रिवर्स में पहले लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से राइटिंग उनमें थी। तो ये शॉर्ट नोट हम लोग लिख लेंगे, फिर ये क्वेश्चंस वगैरह हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है वैदिक कल्चर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो वैदिक कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, ऋग्वेदिक, लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक, इंपॉर्टेंस इन कल्चर, ये सब, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।